दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हमने आपको बीजगणित पढ़ाया था। बीजगणित में बताया था कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और किसे हम समीकरण कह सकते हैं। और उसके साथ ही हमने आपको 11.5 प्रश्नावली का एक सवाल हल करके दिखाया था। उसी क्रम में आज हम फिर आपको बीजगणित पढ़ाएंगे और उसके प्रश्नावली 11.5 का दूसरा नंबर सवाल को हल करके आपको बताएंगे। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण दोनों पक्षों के बीच समता का चिन्ह होना चाहिए और साथ ही उसमें किसी एक चर का प्रयोग किया गया हो। वह क्या होता है? चर पर समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ए नंबर का सवाल है, तो हमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से, यस, जो समीकरण है इसके आगे यह जो कोष्ठक दिया गया है इसमें दिए गए मानों के द्वारा आपको इस समीकरण का हल ढूंढना है। समीकरण का हल ढूंढने से मतलब है कि यह जो चर संख्या इसमें है, m जो चर संख्या है, इसके मान को हमें निकालना है। ठीक है, तो यह m चर m का मान इन दिए गए अंकों में से कौन सा होगा, अर्थात m का मान इन चारों में से क्या होगा जो यहाँ पर रखने पर, m के पास रखने पर यह पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ 5m है तो 5m का मतलब है 5 × m। ठीक है, तो 5 को हम कितने से गुना करेंगे जो हमारा 60 हो जाएगा। इन दिए गए अंकों में से हमें देखना है कि m का कौन सा मान हम रखें जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 60 हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 12 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात m के जगह पर यदि 12 को रख दिया जाए और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 60 प्राप्त होगा। ठीक है, अतः हमारा यह जो मान होगा वह m के लिए, यानी वह m का समीकरण का हल होगा। ठीक है, यानी m का मान क्या होगा? 12 होगा। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि एक और केवल एक ही मान, चर का एक और केवल एक ही मान समीकरण को संतुष्ट करता है, बाकी कोई संतुष्ट नहीं करता है, तब ही वह समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया जो नंबर 12 है यह संतुष्ट कर रहा है, अन्य 3 मान संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आइए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है? n + 12 = 20। इनके आगे कोष्ठक में
4 अंक 12, 8, 20 और 0 दिया गया है। तो हमें n के लिए कौन सा मान रखना होगा जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 n प्लस 12 बराबर 20 है, यानी 12 में हम क्या जोड़ दें, यानी 12 में हम n का कौन सा मान लिखकर जोड़ें जो कि हमारा 20 हो जाए। ठीक है, तो 12, 8, 20, अगर 12 में हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारा 20 मिल जाता है। इसलिए n के लिए 8, यह जो 8 यहाँ पर दिया गया है यह संतुष्ट करता है, यह संतुष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा n का हल क्या हुआ, यानी इस सब समीकरण का हल क्या हुआ, 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए सी नंबर देखते हैं। p माइनस 5 इज इक्वल टू 5 है ना। अब 5 के लिए p के लिए हम इन दिए गए 4 अंकों में से कौन सा मान चुने जिससे हमारा यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो 5 आना चाहिए 5, तो p किस मान को हम रखें जो 5 को घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से यह 10 है ना, यह 10 जो होगा 10 में 5 को घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा p का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर को देखिए, q/2 इज इक्वल टू 7। q का कौन सा मान चुने जिससे 2 से भागा करने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो q का मान अगर हम 14 रखते हैं और 2 से भागा करते हैं तो 2 सत्ते 14 हमें 7 प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारा इसका हल क्या होगा, यह 14 होगा। ठीक है, आइए ई नंबर देखते हैं। r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r के लिए कौन सा मान रखें जिनको 4 से घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ हम 4 रखते हैं तो 4 में -4 करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, f इसको ऐसे समझिए कि x प्लस 4 बराबर 2। तो अगर हम x के जगह पर -2 रख दें प्लस 4 तो बराबर क्या मिलेगा हमें, चूंकि 4 धनात्मक संख्या है और 2 ऋणात्मक है, तो चूंकि धनात्मक संख्या बड़ी है इसलिए हम इसे ऋणात्मक को घटा देंगे और चिन्ह हमारा क्या रह जाएगा, धनात्मक ही रह जाएगा। ठीक है, यह हो गया 2। तो यहाँ पर -2 इसका हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस अध्याय में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये समीकरण का हल हम किस प्रकार निकालते हैं आज के क्लास में हमने आपको बताया। और अगले क्लास के लिए आपको हम एक मैथ राइडल, क्या होता है, गणित पहेली, आपके लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं और आप उनका हल करेंगे और जो हल कर लेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे और जो नहीं हल कर पाएंगे हम उन्हें कल के क्लास में हल करके बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको वह राइडल यानी पहेली लिख देते हैं जिसे आपको हल करना है। तो आपके सामने यह एक मैथ राइडल है और जिसे हिंदी में गणित की पहेलियाँ कहते हैं। ऐसे सवालों से आपका दिमाग की स्मरण शक्ति, याददाश्त जिसे बोलते हैं, बढ़ती है और ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको सीखना चाहिए। तो आगे मैं मैथ राइडल पर ही आपको क्लास दूंगा
कभी कभी, ताकि आप गणित को एंजॉय कर सकें, क्योंकि गणित बहुत ही मनोरंजक विषय होता है और जब आप इसे मन से पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। तो आपके लिए आज हम इस पहेली को छोड़ रहे हैं। 2 + 9 = 711। 2 + 9 को जोड़ने पर आपको 711 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 14 और 6 को जोड़ने पर 820 प्राप्त होता है। 17 और 11 को जोड़ने पर 628 प्राप्त होता है। तो 12 + 3 को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, है ना। यह पैटर्न के आधार पर, इन तीनों पैटर्न के आधार पर आपको इसका उत्तर तलाशना है और आपको अगर उत्तर मिल जाए तो कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर उत्तर नहीं मिले तो कल का क्लास अटेंड कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और आपको हम कल के क्लास में इसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।